नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे एक जो सेशन करते हैं, भारत का भूगोल से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट ईयर, वो हम ये देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, भारत का भूगोल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कितने प्रश्न पूछे गए हैं, या जो अनदर और सब्जेक्ट हैं जैसे कि विश्व का भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इस तरह से टॉपिक वाइज कितने सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए, तो उसके लिए हमने एक वीडियो कर रखा है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा में 2023 से लेकर के 2019 तक का, यानी इन 5 सालों के बीच में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक सेपरेट टॉपिक लिया है, भारत का भूगोल। अब इसमें हम टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे किस तरह से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उससे एक चीज़ तो हमें ये कंफर्म हो जाएगी कि जो एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट ईयर भारत के भूगोल से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से कम पूछे जा रहे हैं। इससे हमें चैप्टर की इंपॉर्टेंस थोड़ा पता लगेगी कि कौन सा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला भौगोलिक परिचय। तो 2023 में इस टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। ठीक है, 2022 में अगर हम बात करें भौगोलिक परिचय से तो 2 प्रश्न पूछे गए डायरेक्टली। ठीक है, अब 2022 में वो कौन कौन से प्रश्न थे हम वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। नोट हमने नहीं किया लेकिन हम आपको बताएंगे। तो इसमें जो 2 प्रश्न थे, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। उसमें से 3-4 कथन दिए गए थे। पहला कथन था कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, फिर दूसरा 2.4% एरिया कवर्ड करता है भारत जो है, और तीसरा जो है कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, और चौथा जो इसका स्टेटमेंट था कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो इस तरह का एक प्रश्न आया था भौगोलिक परिचय से रिलेटेड। आपको इसमें से करना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरह से प्रश्न था वो। तो इसमें से जो सही था हमारा वो सिर्फ यही सही था कि जो भारत संसार में 2.4% एरिया कवर करता है, और तीसरा इसका जो पार्ट था वो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है 20 से, आप जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला प्रश्न पूछा गया था भौगोलिक परिचय से। इसका अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो वो जो दूसरा प्रश्न था वो अभिकथन और कारण से रिलेटेड प्रश्न था। 2022 की बात मैं कर रहा हूँ कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, और इस तरह से मतलब उसका कारण दिया गया था कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र अधिक ठंडे होते हैं। तो इस तरह से एक कंसेप्चुअल प्रश्न पूछा गया था भौगोलिक परिचय से। तो ये 2 प्रश्न 2022 में पूछे गए थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर भौगोलिक परिचय से और भी हम बात करें तो 2020 की अगर हम बात करें कि 2020 में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है भौगोलिक परिचय से, और वो प्रश्न कौन सा था, वो ये था कि कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया था। तो कश्मीर घाटी जो स्थित है वो पीर पांजाल और हिमाद्री श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो ये प्रश्न आया था 2020 में। अगर इसके बाद और हम देखें कि 2019 में एक प्रश्न पूछा गया भौगोलिक परिचय से, वो कौन सा प्रश्न था, तो वो जो प्रश्न था वो पर्वतीय क्षेत्र से रिलेटेड था कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब हिमालय से उसमें पूछा गया था कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टान जीवाश्महीन है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं, और तीसरा जो इसका स्टेटमेंट था कि वाह हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इस तरह से अगर हम 5 सालों का एनालिसिस करें तो हमें भौगोलिक परिचय से जो इस तरह से जो प्रश्न आए जो हमने आपको बताया वो आपको मिले यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो इसमें फैक्ट वाइज डेटा होता है और इसमें कॉन्सेप्ट वाइज डेटा भी पूछा गया। आपने देखा अभी हिमालय से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, फिर डायरेक्टली फैक्ट से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए। तो भौगोलिक परिचय एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक है, चलिए हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से प्रश्न रिलेटेड करके पूछे गए हैं जो कि आए हैं। तो 2023 में डायरेक्टली तो कोई प्रश्न नहीं आया है, इससे लेकर 2022 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब वो कौन कौन से प्रश्न हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 2022 में जो प्रश्न पूछा गया उसमें पहला प्रश्न यही था कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अब 4 पर्वतों के नाम दिए गए थे, आपको ये बताना था कि कौन सी हिमालय पर्वत में स्थित है कौन सी नहीं स्थित है। अब उसमें मैं चारों के नाम आपको बता दूं तो पहला नाम था चोऊ, लोहित से, अन्नामलाई और शिरुमाली। तो अब जाहिर सी बात है, अन्नामलाई तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आप जानते हैं, और शिरुमाली जो है ये मुझे लगता है कि पूर्वी घाट की सबसे लास्ट वाली चोटी है जो कि केरल के पास या तमिलनाडु के पास पड़ती है कहीं पे। तो ये दोनों जो है ऑप्शन गलत हो जाते हैं, बाकी 1 और 2 वहाँ पे सही था। चोऊ, लोहित से, ये दोनों जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो पहला प्रश्न जो आया था
पर्वतीय क्षेत्र से वो इस तरह से था। अगर दूसरे प्रश्न की हम बात करें कि दूसरा प्रश्न इससे रिलेटेड कौन सा आया था, तो उसमें पहाड़ी और पर्वत दिए गए थे और उनकी अवस्थिति पूछी गई थी राज्यों में। तो ये टोटल पूरा जो मतलब क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं टोटल फैक्ट पे बेस्ड था कि उसमें बटेश्वर पहाड़ी, चिन पहाड़ी, घोसी पहाड़ी, बिलारी पहाड़ी, ये सारी चीज़ें दी गई थी और ये बगल में स्टेट दिए गए थे, आपको मैच करना था। तो ये 2 प्रश्न आए थे पर्वतीय क्षेत्र से रिलेटेड 2022 में। 2023 में इससे कोई प्रश्न नहीं आया था। अब इसके बाद अगर हम 2020 की बात करें कि एक प्रश्न पर्वतीय क्षेत्र से पूछा गया है, वो कौन सा प्रश्न था? तो देखिए 2020 में जो एक प्रश्न पर्वतीय क्षेत्र से पूछा गया था वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अब जाहिर सी बात उसमें हिमाद्री, अरावली, पश्चिमी घाट और विंध्याचल श्रेणी ये सारी दी गई थी। आपको ये बताना था कि नवीनतम कौन सी है। तो नवीनतम आप जानते हैं हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ ही रही है, तो हिमाद्री जो होगी वो नवीनतम होगी, ठीक है। अरावली सबसे प्राचीन है, आप ये जानते हैं। इसके बाद अगर हम देखें 2019 में तो 4 प्रश्न पर्वतीय क्षेत्र से पूछे गए। अब वो कौन कौन से प्रश्न हैं हम यहाँ पे एक बार हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला जो इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। अब उसमें गुरला, मंदाता, नामचा, बरवा, कामेट, नंगा पर्वत ये सारे के नाम दिए गए थे। आपको ये बताना था कि कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो इसमें से गुरला, मंदाता और नामचा, बरवा ये दोनों भारत में स्थित नहीं है। कामेट और नंगा पर्वत जाहिर सी बात है इंडिया में स्थित हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें तो ये डायरेक्टली तो हम ये नहीं कह सकते पर्वतीय क्षेत्र से रिलेटेड, लेकिन ये एक भूकंप क्षेत्र से रिलेटेड था कि कथन कारण का प्रश्न, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? हिमालय में अवस्थित है, जाहिर सी बात है। और कारण इसका दिया गया है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। अब ये टोटल कंसेप्ट से रिलेटेड प्रश्न था। तो ये जो है ये मतलब सही है, दोनों कथन भी सही है, कारण भी सही है, आपस में एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न इससे पूर्वोत्तर पहाड़ियों से पूछा गया था कि मणिपुर पहाड़ियों में घिरा इम्फाल बेसिन, काफ़ी फेमस प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो ये एक सरोवरीय मैदान का उदाहरण है इम्फाल बेसिन, ठीक है। तो इस तरह से 4 प्रश्न पर्वतीय क्षेत्र से पूछे गए। देखिए टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, फैक्चुअल है, तो दोनों चीज़ें आपको इसमें बेहतर तरीके से तैयार करनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो कि है प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार से हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर जो प्रश्न पूछे गए 2021 में पूछे गए हैं, एक प्रश्न पूछा गया है। तो वो कौन सा प्रश्न है हम यहाँ पे देख लेते हैं। भारत के राज्य दिए गए थे और उनसे रिलेटेड जो सबसे ऊंची चोटी है वो दी गई थी। तो ये एक बिल्कुल फैक्ट के ऊपर बेस्ड प्रश्न था कि तमिलनाडु है, राजस्थान है, नागालैंड है और एमपी है, और वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी स्टेट की क्या है। तो जाहिर सी बात है राजस्थान की ऐसे उसमें मैच करना था आपको कि गुरु शिखर हो जाएगी, मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा और तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, ये सारे आपको मैच करने थे। तो ये एक प्रश्न प्रायद्वीपीय पठार का ये पूछा गया था 2021। इसके बाद अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में इससे एक प्रश्न आया। डायरेक्टली ये फैक्ट बेस्ड प्रश्न था, अगर आपने मैपिंग नहीं की है तो आपसे ये प्रश्न होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा गया था कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब क्रम पूछा गया। तो उसमें मतलब ये पहाड़ के नाम दिए जैसे सतपुड़ा है, महादेव है, महाकाल है और छोटा नागपुर, इनको अकॉर्डिंग टू वेस्ट टू ईस्ट आपको सेटअप करना था कि अकॉर्डिंग टू इनका ऑर्डर सही हो। तो विदाउट मैप ये पॉसिबल नहीं था। वैसे अगर आप रट सकते हैं तो खैर अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको मैपिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक प्रश्न आया था प्रायद्वीपीय पठार से, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर 2019 से लेकर और 2023 की बात करें तो अभी तक के 2 प्रश्न इसमें 5 साल में पूछे गए हैं प्रायद्वीपीय पठार से। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए वो हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगर हम देखें अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ड्रेनेज सिस्टम से लगभग हर साल प्रश्न पूछे गए। 2023 में 3 प्रश्न पूछे गए, 2022 में 1 प्रश्न पूछे गए, 2021 में 2 प्रश्न पूछे गए, 2020 में 2 प्रश्न पूछे गए, 2019 में 3 प्रश्न पूछे गए। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस टाइप के प्रश्न पूछेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उस लेवल पे अपनी आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिएगा। तो 2023 की बात करें तो इसमें 3 प्रश्न पूछे गए अपवाह तंत्र से। अब वो कौन कौन से प्रश्न हैं देखिए। पहला प्रश्न जो इससे पूछा गया था वो एक तो सब्सिडरी रिवर दी गई थी और उनका रिवर पूछा गया थी कौन सी, यानी सहायक नदी और नदी, उसमें मंजरा, गोदावरी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि साउथ इंडिया की जो प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इनसे इनकी सब्सिडरी रिवर पूछी गई थी। ये पहला प्रश्न था। अगर दूसरे प्रश्न की हम बात करें तो पूछा गया था कि अलकनंदा और भागीरथी किस जगह पे मिलती हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है देवप्रयाग में मिलती हैं। कई बार आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा और मैपिंग के साथ भी किया होगा। इसमें तीसरा जो इसका प्रश्न पूछा गया था कि प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल पूछे गए थे कि कौन कौन से हैं। अब उसमें यमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इनका सारा डिटेल दिया गया था। वो पूछा गया था कि इनका उद्गम स्थल कहाँ है, क्योंकि यमुना भाई यमुनोत्री से निकल रही है, गोदावरी नासिक से निकलती है, सियावा पहाड़ी से,
और महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है, गोदावरी नासिक से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। तो इस तरह से 3 प्रश्न जो है ये डायरेक्टली पूछे गए थे 2023 में अपवाह तंत्र से। इसके बाद अगर 2022 की हम बात करें तो एक प्रश्न इससे पूछा गया था 2022 में, लिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। ठीक है, तो उसमें कावेरी है, नर्मदा है, महानदी है, ताप्ती, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपको ये बताना था कि इनका जो बेसिन है यानी नदी घाटी बेसिन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो जाहिर सी बात है महानदी का जो नदी बेसिन है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद अगर हम 2021 की बात करें, 2021 में इससे कितने प्रश्न पूछे गए? 2। तो 2021 में इससे 2 प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, इससे पहला जो प्रश्न पूछा गया था, एक तो ये था कि कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो भारतीय नदी बेसिन का जो हिस्सा नहीं है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। पुनपुन दिया गया था, जलांगी दिया गया था, अजय दिया गया था और जोंक नदी दिया गया था। तो जाहिर सी बात है जोंक नदी जो है एक महानदी की सहायक नदी है, तो जोंक नदी गंगा नदी का एक हिस्सा नहीं हो सकता। और जो दूसरा प्रश्न इससे दिया गया था ये एक अभिकथन और कारण का प्रश्न था कि तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की है, और नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ये पूछा गया था कि जो रिवर हाईजैकिंग होती है, वो कह रहे हैं कि हिमालय की जो नदियाँ होती हैं उनमें रिवर हाईजैकिंग उनकी एक प्रॉपर्टी है। तो इसमें से आपको ये बताना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये सही बात है, हिमालय की जो नदियाँ होती हैं उनमें रिवर हाईजैकिंग की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, उनका एक गुण है आप ये कह सकते हैं। और तीस्ता नदी जो है वो पहले गंगा की सहायक नदी थी, बट आज वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इस तरह से मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी पूछे गए। अब जैसे रिवर हाईजैकिंग का टॉपिक है तो ये मेंस में लिखने को आता है, मेंस में पढ़ा जाता है, नॉर्मली हम प्री में नहीं पढ़ते हैं इसको। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 2020 की बात करें तो 2020 में इससे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब 2020 में इससे जो 2 प्रश्न पूछे गए हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 बाई 1। तो इसमें से पहला प्रश्न यही पूछा गया था कि यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, और उनका पश्चिम से पूरब क्रम पूछा गया था। तो आपको यमुना नदी की सहायक नदी सारी याद होनी चाहिए और उनका पश्चिम से पूरब क्रम भी आपको याद होना चाहिए। तो विदाउट मैप ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप रटना चाहें तो रट सकते हैं। तो यमुना की अगर बात करेंगे तो यमुना ऐसे बहती है और फिर आके गंगा में मिल जाती है। तो पहले यहाँ पे चंबल मिलेगी, फिर सिंध मिलेगी, फिर बेतवा मिलेगी, फिर केन मिलेगी। आप एनसीईआरटी उठा लेंगे तो आपको सीधा सीधा पूरा फैक्ट ऑन मैप मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे मैपिंग की सीरीज हमने जियोग्राफी की, इंडियन जियोग्राफी की और वर्ल्ड जियोग्राफी की भी करा रखी है, और उसके जितने भी पीडीएफ हैं वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं ऑन मैप। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से उस सारी पीडीएफ को ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो उसमें यही था कि यमुना की जो सब्सिडरी रिवर हैं उनका पश्चिम से पूरब क्रम क्या था, तो वही उनका मतलब ये है, चंबल है, सिंध है, फिर बेतवा है और केन है, ये था। अगर इसमें दूसरे प्रश्न की हम बात करें 2020 की कौन सी थी, तो उसमें यही पूछा गया था कि कौन सी नदी एक ऐसी है जो हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी नहीं है। तो पूछा गया था कि ट्रांस हिमालय नदी नहीं है जो हिमालय के पार से इधर आती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सतलज जो है ये हिमालय की पार की नदी नहीं, बाकी झेलम है, गंगा है, रावी है, ये सब ट्रांस हिमालय नदियाँ हैं। तो ये 2 प्रश्न पूछे गए थे कब, 2020 में अपवाह तंत्र से। अगर हम इसके बाद 2019 की बात कर लें तो 2019 में इससे डायरेक्टली 3 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अब आप ये समझ रहे होंगे कि जो ड्रेनेज सिस्टम है कितना महत्वपूर्ण है और कितना अच्छी तरीके से हमें इसको तैयार करके जाना है एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें अगर पहला प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। तो जाहिर सी बात है लूनी नदी है, उसको मीठी खारी नदी भी हम कहते हैं। और अगर दूसरे प्रश्न की बात करें इससे, तो पूछा गया था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। अब जाहिर सी बात है उसमें चंबल, गंडक, रामगंगा ये तीनों नहीं है तो दामोदर ही होगा, ये सही है, जो अपनी रिफ्ट वैली के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा प्रश्न जो था इससे, ये डायरेक्टली रिवर से तो रिलेटेड नहीं कह सकते लेकिन फिर भी, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है। तो जाहिर सी बात है ये बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। तो इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम से लगातार 2 3 1 2 3 इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, इसके कंसेप्ट को भी तैयार करके जाइएगा, इसके जो फैक्ट हैं वो भी तैयार करके जाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं मानसून और जलवायु। तो मानसून और जलवायु से एक प्रश्न पूछा गया 2023 में, और एक प्रश्न पूछा गया 2021 में, और एक प्रश्न पूछा गया 2019 में। तो अगर हम यहाँ से देख लें कि 2019 में कौन सा प्रश्न पूछा गया, तो वो पूछा गया था कि भारत में उत्तर पश्चिम मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। अब जाहिर सी बात है अगर ये आप इंडिया का मैप आप यहाँ से अगर इंडिया की मैप को इस तरह से बनाएंगे
तो जो पश्चिमी विक्षोभ होता है वो मेडिटेरेनियन सी से अराइज होता है। तो वो जो वर्षा की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होगी, फिर ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, यानी पश्चिम से पूरब जो है वो कम होती चली जाती है। सिंपल सा है, अगर आपने पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पढ़ा है तो आप अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। इसकी बात करें तो 2021 में इससे एक प्रश्न पूछा गया। कौन सा प्रश्न था वो? उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो जाहिर सी बात है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पूछा गया था, उसी से रिलेटेड प्रश्न 2021 में फिर पूछा गया। इसके बाद अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में भी इससे एक प्रश्न पूछा गया। वो एक कथन और कारण का प्रश्न था और सिंपल प्रश्न था। आपने अगर एनसीईआरटी भी अच्छी तरीके से पढ़ रखी है तो आपसे हो जाएगा वो। तो उसमें कहा गया था अभी कथन में कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट क्या रहता है? शुष्क रहता है। और उसके बाद तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो जाहिर सी बात है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मानसून और जलवायु से तीन तरह के जो तीन प्रश्न पूछे गए 2019 में, 2021 में और 2023 में। देखिए, मानसून और जलवायु वाला जो टॉपिक है ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपको कंसेप्ट इसमें समझ में नहीं आया है तो इसमें रटने से ज़्यादा काम नहीं चलेगा, इसको अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो कि मृदा और मिट्टी है, तो इससे 2023 में एक प्रश्न पूछा गया और 2020 में एक प्रश्न पूछा गया। तो ये दो प्रश्न आए 5 सालों के अंदर में। तो 2023 में इससे प्रश्न कौन सा आया वो हम देख लेते हैं। तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया था लेटेराइट मिट्टी के बारे में कि लेटेराइट मिट्टी के बारे में क्या सही है। दो कथन ऑलरेडी दिए गए थे कि यह मिट्टी जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, और दूसरा कथन इसका था कि इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, आप ये जानते हैं, इसीलिए लेटेराइट मिट्टी होती है। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में डिटेल 2023 में पूछा गया था। इसके बाद हम फिर देखें 2020 में मृदा से रिलेटेड कौन सा प्रश्न आया था। तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि करंट से रिलेटेड प्रश्न था कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो जाहिर सी बात है एमपी में प्रारंभ हुआ था, होशंगाबाद में। ठीक है, तो ये दो टाइप के ऐसे प्रश्न मृदा और मिट्टी से पूछे गए 2019 से लेकर 2023 के बीच में। इसके बाद अगर हम झीलों की बात करें तो झीलों से 2023 में तो कोई प्रश्न नहीं है। 2022 में एक प्रश्न आया, 2021 में दो प्रश्न आया और 2020 में भी एक प्रश्न पूछा गया है इससे। ठीक है, तो 2020 में इससे कौन सा प्रश्न पूछा गया है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे झीलें दी गई थी और उनकी अवस्थिति यानी स्टेट दिए गए थे कि कौन सी झील किस स्टेट में है। तो सिंपल फैक्चुअल डेटा है। तो इसमें साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील और कालीबेली झील, इनके बारे में आपको आपस में मैच करना था। तो जैसे लोकटक झील है, तो लोकटक झील तो जाहिर सी बात है सभी लोग जानते हैं कि मणिपुर में है। तो इस तरह से भी अगर आपको एक दो ऑप्शन इसमें पता है तो आसानी से इस डेटा को फाइनल आउट कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन आप आसानी से क्रॉस आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप 2021 की बात करें तो इससे दो प्रश्न पूछे गए हैं डायरेक्टली झीलों से, और वो भी बिल्कुल फैक्ट वाले डेटा। जैसे कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जाहिर सी बात है सांभर झील राजस्थान में है। और जो दूसरा प्रश्न से पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो जाहिर सी बात है चिल्का, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो ये बिल्कुल फैक्ट पे बेस्ड डेटा था। बाद अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में झीलों से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है, और वो प्रश्न लगभग सभी लोगों को पता होता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है, वहीं पे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो ये तीन जो साल पूछे गए, एक प्रश्न, दो प्रश्न और एक प्रश्न फिर से झीलों से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम जलप्रपात की बात कर लें तो जलप्रपात से भी 2023 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, 2022 में पूछा गया और 2021 में पूछा गया। तो 2022 में जलप्रपात से रिलेटेड कौन सा प्रश्न पूछा गया? ये भी बिल्कुल फैक्ट पे बेस्ड था कि जलप्रपात दिए गए थे और आपको उनके स्टेट से पर्टिकुलर उनको मैच करना था। जैसे कि दूध सागर है, बरकाना है, खंडाधार है और पलानी है। तो इनको आपस में अकॉर्डिंग टू स्टेट आपको मैच करना था। इसकी बात करें तो 2021 में भी जलप्रपात से एक प्रश्न पूछा गया, और पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उसमें पूछा गया था कि हुंड्रू जो जलप्रपात है, जाहिर सी बात है सुवर्णरेखा नदी पर है। चचाई जो जलप्रपात है वो बीहड़ नदी के किनारे है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे भाई? तो वो नर्मदा नदी के किनारे है। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है ये दिया गया था उसमें कांची नदी, बट ये बूढ़ी नदी के किनारे है। तो इस तरह से बिल्कुल फैक्ट पे बेस्ड डेटा है। और जलप्रपात के बारे में भी हमने करा के रखा है, इसकी जो मैपिंग के साथ हमारी जो सीरीज़ है वो उसका PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे सिंपली। तो इस तरह से जलप्रपात से रिलेटेड दो प्रश्न पूछे गए थे। अगर इसके बाद हम बात करें दर्रों की, तो दर्रों से रिलेटेड एक प्रश्न ये आया 2023 में। ठीक है, और कोई प्रश्न मुझे मिल नहीं पाया।
तो वो प्रश्न सिंपल था कि बहुत सारे दर्रे दिए गए हैं, बहुत सारे क्या सॉरी 4 दर्रे दिए गए हैं, और वो 4 दर्रे थे अघिल दर्रा, दीफू दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा। इनमें से आपको आपस में अकॉर्डिंग टू स्टेट इनको मैच करना था कि अघिल दर्रा कहाँ पे, तो जाहिर सी बात है लद्दाख में है, दीफू कहाँ, अरुणाचल में है, और नीति उत्तराखंड में, माना उत्तराखंड में। तो ये सारे इस तरह से इनको मैच करने थे। दर्रे से लेकर एक ही प्रश्न मुझे मिला। इसके बाद अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स से 2023 में कोई प्रश्न पूछा नहीं गया, 2022 में एक प्रश्न पूछा गया, और उसके बाद 2020 में 2 प्रश्न पूछे गए। सिंपल जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जनजाति और राज्य, लगभग यही ट्रेंड होता है लोक सेवा आयोग का जनजाति के बारे में प्रश्न पूछने में। अधिकतर प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि जनजाति दी गई और आपको उनको अकॉर्डिंग टू स्टेट उनके मैच करना है। उसमें पूछा गया था कि केरिया जनजाति कहाँ की है, तो ओडिशा की है, कुकी मणिपुर की है, और यानादी आंध्र प्रदेश की, और पलियान जो है तमिलनाडु की। इस तरह से ये प्रश्न पूछा गया था जनजाति से रिलेटेड। इसके बाद जनजातियों से रिलेटेड 2020 में 2 प्रश्न पूछे गए। कौन कौन से प्रश्न हैं, तो वही जनजाति और स्टेट मैच करना था आपको। तो अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस पश्चिम बंगाल, और टोडा तमिलनाडु। दूसरा जो प्रश्न था वो ये था कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। तो उसमें हालचू, ओंजे, शोम्पेन ये सारे मूल निवासी हैं अंडमान के। बाकी रेंगमा जो है, ये रेंगमा वहाँ का मूल निवासी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब रेंगमा जो है वो पूर्वोत्तर राज्य के किसी स्टेट की है। तो इस तरह से जनजातियों से 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। इसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर से 2 प्रश्न पूछे गए 2022 में, और 1 प्रश्न पूछा गया 2019 में। हम ये देख लेते हैं कि 2019 में कौन सा प्रश्न पूछा गया है इससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये मतलब एक कथन कारण का प्रश्न था, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। कारण था कि महाराष्ट्र में अधिकांशतः चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई हैं। तो ये मतलब दोनों तो सही हैं, बट एक दूसरे की आपस में ये मतलब उनका सही से एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम 2022 की बात करें कि 2 प्रश्न कौन कौन से पूछे गए 2022 में, तो इससे 2 प्रश्न जो पूछे गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से पूछा गया था एक तो कि ये सही सुमेलित हैं, कौन से सही सुमेलित। इसमें असम दिया गया था गेहूँ, उत्तर प्रदेश जूट, केरल रबर, और गुजरात चाय। तो जाहिर सी बात है केरल रबर से रिलेटेड होगा, और कोई इसमें से आपस में मैच नहीं करेगा। और जो दूसरा प्रश्न इससे रिलेटेड था वो क्रांति दी गई थी, और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए थे कौन कौन से हैं, कि गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति और ब्लैक क्रांति। इससे आपस में इनको मैच करना था आपको कि कौन सा सही होगा। तो इस तरह से उद्योगों से कृषि से रिलेटेड 3 प्रश्न 2019 से लेकर 2022 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम देखें उद्योग, तो उद्योग से 2022 में एक प्रश्न पूछा गया, 2021 में एक प्रश्न पूछा गया, 2020 में भी एक प्रश्न पूछा गया। ये 3 प्रश्न हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो देखिए अगर 2022 की बात करें तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था उसमें मैच करना था आपको कि इंडाल है, बाल्को है, हिंडाल्को है और माल्को है, इनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है जो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है उसकी जो अवस्थिति हीराकुंड में है, और भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेणुकूट, और मद्रास यानी जिसको माल्को कहते हैं वो मैटूर में है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था इससे रिलेटेड कि 2020 में कौन सा प्रश्न पूछा गया, 2021 में कौन सा प्रश्न पूछा गया। तो वो 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था कि एनटीपीसी से रिलेटेड, कि एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 2 कथन दिए गए थे। पहला, इसकी अवस्थिति के बारे में कहा गया था कि यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, और दूसरा कहा गया था कि यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो जाहिर सी बात है ये मतलब छत्तीसगढ़ में अवस्थित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है एनटीपीसी सिंगरौली इकाई जो है सोनभद्र जिले में, और दूसरा जो है एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई, ये सही था। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे 2021 में। अगर हम 2020 की बात करें कि 2020 में जो एक प्रश्न पूछा गया था भारत के उद्योग से, वो कौन सा था, तो वो एक कथन और कारण का प्रश्न था। कथन दिया गया था कि अहमदाबाद भारत की सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा केंद्र है, और उसके बाद फिर कारण दिया गया था कि अहमदाबाद भारत के मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती है। तो मुंबई के बाद ये दूसरा केंद्र होगा, तो अहमदाबाद सबसे बड़ा केंद्र तो नहीं होगा। तो ए गलत हो गया, बट आर सही था, गुजरात में कपास होता है। तो इस तरह से उद्योगों के बारे में 3 प्रश्न पूछे गए थे जो हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किए। इसके बाद अगर हम खनिज संसाधन की बात करें तो खनिज संसाधन से 2022 में कोई प्रश्न नहीं आया, 2023 में भी कोई प्रश्न नहीं आया, 2021 में प्रश्न आया, 20 में प्रश्न आया, और 19 में प्रश्न आया खनिज संसाधन से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि खनिज संसाधन से रिलेटेड 2019 में कौन सा प्रश्न आया। तो इसमें दिया गया था कि कोयला क्षेत्र दिए गए थे और उनसे रिलेटेड उनकी अवस्थिति कहाँ पे ये पूछा गया था।
जैसे कि तालचेर दिया गया तो महानदी घाटी है, कर्णपुरा जो है वो दामोदर घाटी, सिंगरौली जो है सोन घाटी और सिंगरेनी जो है वो गोदावरी घाटी। सिंगरौली और सिंगरेनी दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको याद रखिएगा। सिंगरेनी जो है ये गोदावरी घाटी और सिंगरौली जो है वो सोन घाटी। तो इस तरह से एक प्रश्न पूछा गया था 2019 में। उसके बाद अगर 2020 की बात करें तो खनिज संसाधन से एक प्रश्न पूछा गया है, वो कौन सा है? तो उसमें खनिज दिया गया था और उत्खनन क्षेत्र दिया गया था या उत्खनन शहर दिया गया था कि कौन सा है। तो उसमें तांबा है, लौह अयस्क है, मैग्नीज है और बॉक्साइट है। इन सारे के बारे में ये पूछा गया था कि कौन सा इसमें से आपस में मैच करता है। तो यहाँ पे जो मैच कर रहे थे, तांबा चित्रदुर्ग से मैच कर रहा था और मैंगनीज जो है वो भीलवाड़ा से मैच कर रहा था। इसके बाद 2021 में एक प्रश्न पूछा गया खनिज संसाधन से। कौन सा प्रश्न है? तो वो खनिज अन्वेषण अभिकरण और उनके मुख्यालय पूछे गए थे। जैसे कि जो ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है, उसके बाद खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, फिर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे है, फिर राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये इस तरह से एक प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको बता देता हूँ। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है? ये भुवनेश्वर में है। तो ये एक प्रश्न पूछा गया था इससे। बाकी अभी यहाँ पे 2022 और 2023 में खनिज संसाधन से डायरेक्टली कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसके बाद फिर उसमें ऊर्जा संसाधन है, जो कि लगातार 2022 और 2023 में प्रश्न पूछे गए। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हम देख लेते हैं। तो 2022 में जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो 4 ऑप्शन थे, केरल तट, मन्नार तट, खंभात खाड़ी, उत्तरी सरकार तट। तो जाहिर सी बात है खंभात का जो तट होगा वो ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण। के बाद 2023 में ऊर्जा संसाधन से एक प्रश्न पूछा गया था कि शिवान समुद्रम एवं कल्पक्कनम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो जाहिर सी बात है ये जो शिवान समुद्रम या शिवन समुद्रम कावेरी नदी के तट पर स्थित एक जल प्रपात है। तो ये जल शक्ति के लिए मतलब महत्वपूर्ण है, और जो कल्पक्कनम है वो नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऊर्जा संसाधन से ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद भी 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में एक प्रश्न और इससे पूछा गया था कि जो कि व्यक्ति थे उनको आपस में रिलेट करना था, कि जैसे स्वामीनाथन और सारी चीज़ों इस तरह से कौन मतलब जो प्रश्न पूछा गया था वो था। और उसके बाद फिर 2020 की अगर बात करें तो एक प्रश्न सामाजिक परंपरा से रिलेटेड था कि कौन सी परंपरा किस स्टेट की है। तो इस तरह से ये पूरे प्रश्न हमने यहाँ पे डिस्कस किए। 2019 से लेकर 2023 तक जो भारत के भूगोल हैं उनमें से जो टॉपिक वाइज प्रश्नों को पूछे जाने का ट्रेंड है। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा कि प्रश्नों जो टॉपिक हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं और किनको हमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है और किनको हमें फॉर्मली देख के जाना है। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन के टाइम सब कुछ रिवाइज करना आसान नहीं होता है। तो आप कुछ ऐसे टॉपिक को चूज करिए जिनसे प्रश्न हमेशा आते हों। बाकी पढ़ना तो आपको सभी है, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक आपको छोड़ के जाना है। पढ़ना तो आपको सभी पड़ेगा, लेकिन इसमें से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको आप अच्छी तरीके से फोकस करके जाइए। मेरे हिसाब से मैं कहूँ भौगोलिक परिचय, पर्वतीय क्षेत्र और अपवाह तंत्र, ये 3 टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। उसके बाद झीलें और जलप्रपात, ये बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, इनको भी अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। बाकी जो ट्राइब्स हैं और उद्योग खनिज संसाधन, इनको जो बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहिएगा टाइम टू टाइम, तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये भारत के भूगोल का पूरा एनालिसिस था 2019 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों का। इससे आपको ये आइडिया लगा होगा कि जो प्रश्न बन रहे हैं लास्ट ईयर वो किस टॉपिक से ज़्यादा बन रहे हैं, किस टॉपिक से कम बन रहे हैं, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक को हमें फॉर्मल लेवल पे करना है। ठीक है, तो आई होप सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी वीडियो को लाइक करिएगा। हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन करिए। हाँ, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल की सारी डिटेल, यानी लगभग जो हमने मैपिंग की सीरीज करा रखी है उसकी वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं चैनल पे, और उसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।